नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वाले के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट की जो क्लास हम चला रहे हैं उसमें आज हम 11वां प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले हैं। अभी तक 10 इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने पिछले इम्पॉर्टेंट सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया है तो उनको आप जाकर एक बार आराम से लगा लीजिएगा। सभी जो प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड किए हुए हैं आपके एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन प्रैक्टिस सेट को आप ईमानदारी पूर्वक ज़रूर लगा लीजिएगा। आज हमारा यह प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विद्युत चुंबकत्व का जनक किसे कहा जाता है। बेहतरीन प्रश्न है। सभी प्रश्न को आपको ईमानदारी पूर्वक लगाना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि आपने कितना सही किया है। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइकल फैराडे। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में भारत के नए सीएजी यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए हैं। भारत के नए सीएजी के बारे में पूछा गया है कि कौन नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम है के संजय मूर्ति। तो इनका नाम आपको याद रखना है। के संजय मूर्ति जो है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आइए सीएजी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। तो सीएजी की जो नियुक्ति है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो पहला फैक्ट आपको ये याद रखना है। दूसरा फैक्ट आपको ये याद रखना है कि भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। तो इनका नाम था वी नरहरि राव। ये नाम आप याद रखिएगा। वी नरहरि राव जो है भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। ये जो है 1948 से लेके 1954 तक जो है इस पद पर बने रहे थे। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जॉर्ज वॉशिंगटन किस देश के पहले राष्ट्रपति थे। जॉर्ज वॉशिंगटन किस देश के पहले राष्ट्रपति थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका के, यानी कि ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च किया गया था। बेहतरीन प्रश्न है। चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा। अभी तक इंडिया के द्वारा जो है भारत के द्वारा 3 चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया है। तो आइए तीनों चंद्रयान मिशन के लॉन्च की डेट को देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो भारत का जो चंद्रयान 1 मिशन था यह कब लॉन्च किया गया था। तो सभी मिशन हमारे इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो इसरो के द्वारा जो है चंद्रयान 1 मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। फिर चंद्रयान 2 मिशन जो है 22 जुलाई 2009 को लॉन्च किया गया। वहीं हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन जो है लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, तथा यह जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब पहुंचा, तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जो चंद्रयान 3 मिशन है यह हमारा सफल मिशन है। सफल लैंडिंग जो है चंद्रयान 3 ने करी थी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसी कारण से भारत सरकार ने हाल ही में 23 अगस्त का जो दिन है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। यानी कि अब हमारे देश में 23 अगस्त का जो दिन है ये भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करी थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चाहे तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में आरबीआई का नया गवर्नर किसे बनाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर किसे बनाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। एकदम लेटेस्ट में अपॉइंटमेंट की गई है ये सब, तो आपको पता होना चाहिए। तो संजय मल्होत्रा जो है ये आरबीआई के यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर बने हैं।
ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आरबीआई की स्थापना के बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना जो है, आरबीआई का जो एक्ट है 1934 के अंतर्गत की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत आरबीआई की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। इनका नाम आप याद रखिएगा। सर ऑसबोर्न स्मिथ जो है आरबीआई के पहले गवर्नर थे। वहीं आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा। सीडी देशमुख जो है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे और यह जो है राष्ट्रीयकरण के बाद पहले भारतीय गवर्नर बने थे सीडी देशमुख साहब। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जापान की मुद्रा के बारे में, जापान की करेंसी के बारे में पूछा गया है कि क्या है जापान की करेंसी। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी है येन। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो येन है यह जापान की करेंसी है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं युआन जो है कहाँ की करेंसी है? तो युआन आपकी चीन की करेंसी का नाम है युआन। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा म्यांमार की करेंसी को हम बोलते हैं क्यात। तो इसे भी आप याद रख लीजिएगा। म्यांमार की करेंसी को क्यात बोलते हैं। और डॉलर किस देश की करेंसी है? तो अमेरिका की करेंसी को डॉलर कहा जाता है। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में ओलेग कोनोनेंको जो वर्ष 2024 में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बने थे, वह किस देश से संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है। ओलोग कोनोनेंको किस देश से संबंधित हैं? तो ये जो हैं किस देश के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं रूस के। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले ये पहले व्यक्ति बने थे। इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सैयद वंश के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैयद वंश की जो स्थापना है खिज्र खां के द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके द्वारा? तो खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सर्वप्रथम बार किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आपसे पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? खान अब्दुल गफ्फार खां। तो इनका नाम आपको याद रखना है। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको जो है 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो वर्ष भी आपको याद रखना है। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि पहला भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा जो पहला भारत रत्न पुरस्कार है 1954 में दिया गया था। 3 लोगों को दिया गया था। ये 3 लोग कौन कौन से हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन तीनों को जो है 1954 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो पहला भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला था? ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश भारत का पहला लौह एवं इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था? बेहतरीन प्रश्न है। ब्रिटिश भारत के दौरान भारत का पहला जो है लौह और इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1907 में। आप लोग याद रखिएगा 1907 में जो है भारत का पहला लौह एवं इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। जमशेदपुर में इसकी स्थापना जो है टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी के कारखाने के रूप में हुई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति है किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? एक सेकेंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 52। आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 52 के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह 35 वर्ष होनी चाहिए। आप लोग याद रखिएगा, प्रेसिडेंट बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह कितनी रखी गई है? 35 वर्ष की। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा एक चीज़ और आपको याद रखना है, जो व्यक्ति प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त होने वाला है वह जो है लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी रखता हो। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए अगर उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, 35 वर्ष उसकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए, यानी कि 35 वर्ष की आयु वह पूर्ण कर चुका हो। इसके अलावा लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की वह योग्यता रखता हो। ये सभी जो है क्राइटेरिया रखे गए हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वहीं आर्टिकल जो 53 है, आर्टिकल जो 53 है, 53 है, इसमें क्या कहा गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। यह बात कही गई है किसमें, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 53 में कही गई है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तथा एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 1952 से लेके 1962 तक जो है राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वर्ष भी आप याद कर लीजिए, पहली बार 1952 में बने थे, फिर 1952 से लेके जो है ये जो है 2 बार कार्यकाल के लिए बनते हैं। फिर 1957 में इनकी दूसरी बार नियुक्ति होती है। तो 1952 से लेके 1962 तक जो है ये भारत के राष्ट्रपति रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि 2 कार्यकाल के लिए ये निर्वाचित होते हैं राष्ट्रपति के रूप में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस कब मनाया जाता है? बेहतरीन प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ष 10 अगस्त का जो दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और औषधालय भारतीय संविधान की किस सूची से सूचीबद्ध हैं? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी जो हैं आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सूची। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और औषधालय ये जो है आपके राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? कौन यूरोपीय जो है भारत में पहली बार आए थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। पुर्तगाली जो है भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे, यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति था वास्को डिगामा। तो इसका नाम भी आप याद रखिएगा। तो जो पुर्तगाली यात्री था वास्को डिगामा, यह 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली यात्री था जो भारत पहुंचा था। वर्ष भी आप याद कर लीजिएगा, 1498 ईस्वी में। इसके अलावा एक फैक्ट आप याद रखिएगा और कि सबसे पहले आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली ही थे, लेकिन सबसे बाद में सबसे लास्ट तक जो है भारत को छोड़कर जाने वाले भी ये यूरोपीय बनते हैं, यानी कि सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही भारत को छोड़कर जाते हैं। तो दोनों ही फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? आपको बताना है कि जो मथुरा कला शैली है इसका जो विकास है किसके शासनकाल में हुआ था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासन काल में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कनिष्क, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार
इसका वर्ष आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1914 में। ये डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है और यह चलता कब है, तो 1914 से लेके 1918 तक चलता है प्रथम विश्व युद्ध। तो इसका वर्ष आपको याद रखना है, 1914 में स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है 1918 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिलीपींस के मनीला सिटी में आपको देखने को मिलेगा एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, मनीला। मनीला कहाँ पर मिलेगा आपको, फिलीपींस में। तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। हाल ही में मसातो कांडा, ये नाम आप याद रखिएगा, हाल ही में मसातो कांडा जो हैं एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष बने हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इनकी नियुक्ति जो है नवंबर 2024 में की गई, 28 नवंबर 2024 को यह घोषणा की गई है कि जापान के रहने वाले जो मसातो कांडा हैं ये एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष बनेंगे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना है 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला शहर में है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने। तो इनके नए अध्यक्ष का नाम भी आप याद कर लीजिएगा, मसातो कांडा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें से एक्टिव वॉल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी की पहचान करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, किलायू, माउंट एटना और कोटोपैक्सी सभी ही जो हैं सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, ऐसे ज्वालामुखी जिनसे हमेशा गैस, राख, लावा सदैव निकलते रहते हैं, ऐसे ज्वालामुखी को हम एक्टिव ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और तो इसी तरह से ये किलायू जो हवाई द्वीप में स्थित है, माउंट एटना जो सिसिली में स्थित है और कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में स्थित है, सभी सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। वर्ष 2011 की जनगणना के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि इसके अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राइट आंसर आपका गोवा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी 100% सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसरो की स्थापना कब की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष जो एजेंसी है इसरो, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसरो की जो स्थापना है 1969 में करी गई थी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसरो का पूरा नाम क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो मुख्यालय है बेंगलोर में है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना है यह कब हुई थी, 2015 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय इंडिया में है। कहाँ पर, तो गुरुग्राम में। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। गुरुग्राम में जो है इसकी गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 2015 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी संस्था है, किससे संबंधित संस्था है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक से संबंधित संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा वॉशिंगटन DC में। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC में जो है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर आधारित रेलवे आरक्षण पद्धति कहाँ लागू की गई थी। बेहतरीन प्रश्न है। भारत में सर्वप्रथम बार कंप्यूटर आधारित रेलवे आरक्षण पद्धति कहाँ लागू की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है 100% सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिद्धू और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था।
तो ये दो फेमस जो क्रांतिकारी हैं सिद्धू और कान्हू, इन्होंने जो है किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये जो है संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनके बारे में आप याद रखिएगा, संथाल विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो संथाल विद्रोह है यह 1855-56 में हुआ था। 1855-56 के दौरान यह विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व किया गया था सिद्धू और कान्हू के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के घटक नहीं है? इसमें से कौन अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के घटक नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गैस एवं जलापूर्ति। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। बाकी व्यापार, भंडारण, सामुदायिक सेवाएं, ये जो हैं आपके तृतीय क्षेत्र के घटक के अंतर्गत आते हैं। तो जो टर्सरी एरिया है, जो तृतीय क्षेत्र है हमारी अर्थव्यवस्था का, इसके अंतर्गत सर्विस से रिलेटेड सभी चीज़ें आती हैं। सेवाओं को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। तो सेवाओं में, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जैसे आपका परिवहन एवं संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा भंडारण हो गया, व्यापार हो गया, सामुदायिक सेवाएं होगी, ये सभी आपके तृतीय क्षेत्र के प्रमुख घटक माने जाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का संस्थापक कौन है आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप याद रखिएगा, जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है ऋषभ देव को, क्योंकि ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। इसी कारण से इनको जो है जैन धर्म का जो है संस्थापक कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। किसको? तो ऋषभ देव को। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कपास की खेती किसके लिए कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी, यानी कि ब्लैक सॉयल। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन पंचतंत्र के लेखक हैं? पंचतंत्र के लेखक के बारे में यहाँ पे पूछा गया, इसके राइटर की आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। विष्णु शर्मा के द्वारा जो है पंचतंत्र की रचना करी गई है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, प्रीवियस के एग्जाम में यह पुस्तक पूछी भी गई है। अगला है इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत के नए CJI कौन बने हैं? बेहतरीन प्रश्न है। भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम, और सॉरी यहाँ पे पूछा गया कि नियुक्त कौन करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो हाल ही में भारत के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इनका नाम है संजीव खन्ना। तो ये नाम आप याद रखिएगा, संजीव खन्ना जो है ये भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। किस क्रम के? तो ये जो हैं 51वें नंबर के जो हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं संजीव खन्ना। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा, इनकी जो नियुक्ति है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसने वर्ष 2024 में निवेशकों के लिए सारथी 2.0 ऐप को लॉन्च किया है? निवेशकों के लिए सारथी 2.0 मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेबी। ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। सेबी के बारे में आपको याद रखना है, इसी के द्वारा हाल ही में सारथी 2.0 ऐप को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? आपको उसकी पहचान करनी है। तो जो बृहद हिमालय है उसमें स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा, लद्दाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या होती है? ड्राई आइस क्या होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है इसको सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है उसको हम क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, इसको बोला जाता है
आपका तारत्व, तारत्व को जो है पिच कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तारत्व को हम पिच कहा या कहते हैं। इसी तारत्व के चलते जो है मादा ध्वनि और नर ध्वनि जो है अलग अलग प्रतीत होती है। अब ऐसा क्यों है, तो आइए जान लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, जिसकी आवाज़ यानी कि जो तारत्व है, तारत्व जितना अधिक होगा आवाज़ उतनी ही पतली होती है। आपको पता होगा जितना अधिक तारत्व होगा, जितना ज़्यादा जो पिच है वह होगी, उतनी ही जो है पतली आवाज़ होगी। तो यह जो खासियत है बच्चों और लड़कियों की आवाज़ में देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चों और लड़कियों की आवाज़ का जो तारत्व वह अधिक होता है। इस कारण से जो उनकी आवाज़ है वह पतली सुनाई देती है। ऐसा जो है तारत्व के कारण ही देखने को मिलता है। तो तारत्व के कारण ही, पिच के कारण ही एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से जो है अलग महसूस होता है, यानी कि दोनों की ध्वनियाँ जो है अलग अलग महसूस होती हैं। किसके द्वारा, तो तारत्व के द्वारा है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत को छोड़कर जाने वाले अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत को छोड़कर जाने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति आपकी कौन सी है? पुर्तगाली। ये सबसे पहले आए भी और सबसे बाद में गए भी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, पुर्तगाली। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु कौन सी, उसकी आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कापर। इसका नाम है, इस धातु का नाम है कापर। कापर धातु को कुछ समय तक खुली हवा में रखने पर कापर कार्बोनेट की हरी परत इस पर जम जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कॉपर। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? इसमें से किसे भूरा कोयला हम कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, लिग्नाइट को। लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ट्राइटियम जो है किसका समस्थानिक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइटियम जो है समस्थानिक है हाइड्रोजन का। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अप्रैल 2024 में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल सौंपी है? अप्रैल 2024 में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल सौंपी थी? तो फिलीपींस को। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है 100% सही हो जाएगा, फिलीपींस। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर की लोकेशन आपसे पूछी गई है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो यह आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु। इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आज का जीके जीएस और करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर जो 11 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।